अब जब आप सब लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि हमें बस कंफर्म हो जाए हमारा स्कोर कितना है और बाकी लोगों का भी स्कोर कितना रहने वाला है, इसलिए आप सब लोग कंटिन्यू रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें एग्ज़ाम का एनालिसिस चाहिए कि हम लोग का स्कोर कैसा है, हमने कितना स्कोर किया है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इस एग्ज़ाम में गुड स्कोर है, साथ ही साथ अभी आपको आगे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम का प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है, आगे क्या क्या ध्यान रखना है। अब जीके के क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। टेक्निकल में जो क्वेश्चंस हमें मिले हैं उनके बेसिस पे हम लोग उनका रिव्यू करने वाले हैं, उनके करेक्ट आंसर्स भी हम आपको अभी इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो वॉच इट टिल एंड, लेट अस स्टार्ट। अब बात करें गुड स्कोर की, सबसे पहले था अपना सेक्शन 1 यानी जो पेपर 1 जो आपका 10 से 12 बजे तक लगा था, उसमें जो भी लोगों से हमें सुनने में आ रहा है उनका बता रहे हैं 95, 97। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक दो सवाल इनमें से ऊपर नीचे हो गए। कई बार क्या होता है कि हम कॉन्फिडेंस में आंसर करके आते हैं और गलती से एक ही जगह बी पे टिक हो जाता है, तो इसमें एक दो नंबर का अलाउंस करते हैं तो भी कम से कम 93 तो आपको इसमें स्कोर करना ही होगा यदि आप अपने स्कोर को गुड स्कोर मानोगे। अब 93 हमने यहाँ अटेम्प्ट्स वर्ड यूज किया, बट 93 आपके करेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया मैंने 93 के सवाल अटेम्प्ट कर दिया, दैट्स डन। यू नीड टू हैव 93 करेक्ट आंसर्स। दूसरा बात करें यदि हम लोग जीके की, तो जीके में 32 से 36 के आसपास आंसर, यानी आप यूँ मानो मोटा मोटा 30 से लेके 35 मानो आप इसको, इसके बीच में आपका स्कोर रहना ही चाहिए। हमने 32 से 36 जिन भी लोगों के हमें जो मिले रिव्यूज़ कि हाँ भाई मैंने इतने अटेम्प्ट किए हैं, एटलीस्ट 500 स्टूडेंट्स का हम लोगों के पास स्कोर कार्ड जो उनको लगता है कि हाँ भाई हमने यही आंसर्स मैच कर लिए हैं, हमारे इतने आंसर सही हैं, उन लोगों से हमने किया तो हमें ये स्कोर अराइव हुआ। अब 32 से 36 कैसे आया, क्योंकि इन स्टूडेंट्स ने हमारा जीके कैप्सूल जो हम लोगों ने 13.2 एग्ज़ाम के लिए दिया था उसे पढ़ा। उससे पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ कि 35 क्वेश्चन आपके डिट्टो उसमें से सीधे कॉपी पेस्ट करे हुए आए थे। हमने इसका प्रूफ देने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में जीके कैप्सूल के स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं। नेक्स्ट बात आती है अपनी इंग्लिश की। इंग्लिश में जो अपना MCQ सेक्शन था वहाँ पे क्या है कि अपने 18 से 20 सवाल तो सही होने चाहिए। अब 18 से 20 यानी 25 में से चलो ठीक है कोई 5 आपके गलत हो गए, एक दो और हो सकता है गलत हो गए, तो एटलीस्ट 18 क्वेश्चंस आपके वहाँ पे होने मस्ट हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है अपना डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आपके जब 18 से 20 नंबर का स्कोर नहीं हुआ, इसका मतलब आपके लिए रास्ता मुश्किल है। अब आप कहोगे सर मुझे डिस्क्रिप्टिव में क्या पता मेरे 20/25 आएगा या 2/25 आएगा। भैया जब एग्ज़ाम देते हैं, हम एग्ज़ाम में लिखते हैं तो हमें पता होता है कि हम 2 जैसा लिख रहे हैं या 20 जैसा। तो ये आप खुद को एनालाइज करना है कि मैंने जो आंसर लिखे हैं उनकी क्वालिटी कैसे थी। जो ऐसे आया था वो तो हमने आपको जो हमारे इंग्लिश का स्टडी मटेरियल दिया उसमें से आ गया, यानी जिन लोगों ने स्टडी मटेरियल लिया वो लोग तो फ़ायदे में थे। तो भैया मिठाई मंगवा लीजिए, लेकिन मिठाई से पहले रुक जाइए क्योंकि अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें और है। उसके बाद मिठाई ज़रूर खाएंगे आपसे और जी भर के खाएंगे। अब इन सब का यदि हम टोटल करें तो वो आता है अपना 160 प्लस, यानी आपको 160 तो 200 में से आएंगे तो ही आप कंपटीशन में अच्छी तरीके से बने हुए हो। कंपटीशन में तो 120 वाला पास है, वो भी आएगा आपकी रैंकिंग लिस्ट में, तो वो भी इंटरव्यू देने जाएगा। बट यदि आपका 160 प्लस स्कोर है तो आपने बहुत अच्छी पकड़ बना रखी है। अब इसमें 160 प्लस स्कोर में खेल क्या होने वाला है कि आपको ये स्कोर 2 जगह इंपॉर्टेंट है। पहला आपकी रैंकिंग लिस्ट बनेगी तब वहाँ पे आपको आएगा कॉन्फिडेंस। रैंकिंग लिस्ट जब बनती है तो रैंकिंग लिस्ट के लिए क्या होता है कि रैंकिंग लिस्ट बनाते टाइम जो अपने रिटर्न के मार्क्स हैं उनको 35 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी 0.175 मार्क्स होंगे पर नंबर के लिए। तो मान लो आपके लिए 160 आ रहे हैं तो आप कितने पे पहुंच गए, 28 पे। साथ ही साथ सीनियरिटी के मार्क्स होते हैं अप टू 35, यानी पर ईयर 2 मार्क्स आपको मिलते रहते हैं। तो नॉर्मली जो अपना शायद लास्ट बैच आया था वो 2017 के एंड में था, तो उन लोगों को भी 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। और जो 13.2 में एग्जाम देता है वो ऐसा होता नहीं है कि भैया उसके पास 12 साल का एक्सपीरियंस हो। 12 साल वाला कहाँ जाता है, 13.1 में। तो जो सीनियरिटी मार्क्स हैं वो मैक्सिमम 10 होने वाले हैं, आपके 6 हैं, हो सकता है किसी किसी के किसी बैच में 4 नंबर्स भी हों। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि जिसकी सीनियरिटी में 10 है उसको तो आपने यहाँ पे पछाड़ी दिया है भैया, क्योंकि हमारे तो 170 175 नंबर पेपर में आने वाले हैं। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन के 30 नंबर। क्वालिफिकेशन के 30 नंबर कैसे होते हैं, 15 नंबर होते हैं फेलो के, 5 + 5 + 5। अब
9% लोगों की फेलो हो रखी है, बट कुछ मेरे जैसे अनफॉर्चुनेट दोस्त भी होंगे जिनके टाइम पे फेलो का पेपर टफ आते होंगे, या हो सकता है जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे तो पेपर में रिटर्न सवाल आते थे, MCQ का ज़माना नहीं होता था तो फेलो करना मुश्किल होता था। अब उम्र हो गई, अब हम फेलो कर नहीं सकते। वैसे तो आप में से बंदे होंगे नहीं, बिकॉज सब लोग यंग ब्लड्स हैं, तो आपके 15 मार्क्स होने वाले हैं। अब 15 मार्क्स के साथ साथ क्या है, एकेडमिक्स के भी अपने 12+3 स्कोर होने वाला है। तो नॉर्मली यहाँ पे बंदों का स्कोर होता है 27, यानी पीजी वाले कम मिलते हैं, और कई ऐसे बंदे भी होते हैं जिनकी पीजी होती है बट टेक्निकल नहीं होता, जो अपना वो एसोसिएट ही रह जाते हैं। तो यानी आप एक एवरेज 27 यहाँ करके चलो, तो 27 आप अपना जो सीनियरिटी के मार्क्स हैं वो निकाल सकते हो, पेपर के मार्क्स आप यहाँ निकाल सकते हो। इससे आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि भैया हम रैंकिंग लिस्ट में कहाँ पे रहने वाले हैं। साथ ही साथ उसके बाद जो अपना इंटरव्यू है उसके लिए होंगे 100 मार्क्स। अब ये जो इंटरव्यू के 100 मार्क्स हैं, इनको अपने 1:3 में भी वो कर सकते हैं, या 1:5 में भी, जो उनकी मर्जी है उसमें कर सकते हैं। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। अब ये मेरिट लिस्ट वाले बंदे हैं वो जाएंगे नेक्स्ट राउंड में। तो अब यहाँ पे क्या है कि अपने जो रिटर्न के मार्क्स कितने हो रहे थे, 35, जबकि इंटरव्यू के मार्क्स कितने हो रहे थे, 15। सॉरी, यहाँ पे तो हमने 1/3 यदि आप करते हो तो ये 33 मार्क्स भी हो सकते हैं, 20 मार्क्स भी हो सकते हैं। तो इन सिनारियोज में क्या होगा, अभी इंटरव्यू भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप हमारा साथ मत छोड़िए, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और आपको जैसे हम आज तक मटेरियल देते आए हैं वैसे ही मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोग इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज इंटरव्यू में कहीं आप 170 वाले हो, आपको टोपल करके 150 वाला भी बंदा क्रॉस कर सकता है। लास्ट ईयर मैंने देखा है, यदि आपके 170 हो गए और आप इंटरव्यू के लिए कोजुअल हो गए, आपने अपनी टेक्निकल पढ़ाई छोड़ दी, आपने करंट अफेयर्स की पढ़ाई छोड़ दी, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली आइए, वहाँ पे रोज़ हम लोग डेली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करते हैं, उसको पढ़िए। आप जिस डिपार्टमेंट को ऑफिस में डील कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारे सर्कुलर पढ़ डालिए, बिकॉज वहाँ पे एग्जाम में या तो आपसे वो करंट अफेयर पूछेंगे या आपके डिपार्टमेंट से पूछेंगे। ये 2 चीज़ आपसे मस्ट पूछी जाएंगी। टेक्निकल तो क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ ही रखा है, बट जो सर्कुलर्स हैं, जो करंट जो आपके जो सब्जेक्ट में चल रहा है, वो चीज़ें वो इंटरव्यू में पूछते हैं। अब फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है, फाइनल सिलेक्शन जो अपने रिटर्न के मार्क्स थे उनको पहले हमने यहाँ पे इसके लिए किसमें किया था, 35 में कन्वर्ट किया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के टाइम वो होते हैं 100 में कन्वर्ट। यानी जो 170 वाला बंदा है उसके कितने हो जाएंगे, 85, 160 वाले के हो जाएंगे 80। यहाँ पे वो बंदा लीड करेगा जो आपने अब तक मेहनत की है। वो इंटरव्यू यदि आपका अच्छे से निकल गया उसके बाद काम आए, यदि इंटरव्यू अच्छे से नहीं निकला तो हो सकता है कहीं आप मेरिट से आउट हो जाओ। इंटरव्यू में मान लो आपके 10 नंबर आ गए 100 में से, मुश्किल हो जानी है भैया, इसलिए इंटरव्यू की पढ़ाई करते रहो। उसके बाद सीनियरिटी के 35 मार्क्स बताए, 2 पर ईयर, 2+2 चलता है। क्वालिफिकेशन के 15+15, जिसको आप यूँ लिख सकते हो 5+5+5+12+3, यहाँ से ये मार्क्स हैं। अब ये चीज़ें जो हैं, सीनियरिटी आपके बस में है, क्वालिफिकेशन आपके बस में नहीं है, दोनों आपके आउट ऑफ प्रीव्यू हैं, क्योंकि हम जितना जल्दी हो हम चाहते हैं सीनियरिटी के तो हमारे जितने कम मार्क्स हों वो अच्छे हैं। रिटर्न हमने अभी दे दिया, CR के मार्क्स हमारे बॉस लिखेंगे। एक ध्यान रखना, 1 साल की आप लोगों में अभी CR बाकी है जो भरी जानी है, इसलिए अपने बॉस से दुश्मनी ना लें। हाँ जी भाई करके एक बार काम चलाओ, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारा काम निकालना है। बिकॉज पूरे साल की जो वर्क है वो इम्पैक्ट नहीं डालता, आपने यदि लास्ट में अपने इंचार्ज से दुश्मनी ले ली तो मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए अभी अपने हाथ में है CR। अच्छा काम करो, अच्छे से मेहनत करो, सबसे अच्छे में रहो। यदि आप अच्छा काम करोगे तो भगवान आपका ज़रूर अच्छा करेगा। ये सोच के आप अच्छे से काम करते रहो, किसी से भी अननेसेसरी कोई दुश्मनी मोल नहीं लेनी। साथ ही इंटरव्यू के 15 मार्क्स, ये अपने पास अभी कितने बचे हुए हैं पेपर के लिए, 20 और 15 35 मार्क्स ये अभी बचे हुए हैं। इनमें से ये 15 नंबर तो पूरे के पूरे अपने हाथ में हैं। तो इन 15 नंबर के लिए हमें जी जान लगा देनी है, बिकॉज यही अपने लिए अब डिफरेंस साबित होने वाले हैं। यहाँ पे जो हमसे रिटर्न में जो मेहनत होती थी वो हमने कर ली, अब इंटरव्यू में अब हमें अच्छे से मेहनत और करनी है। तो अब ये तो हो गई अपनी स्ट्रेटजी आगे की, हमें इंटरव्यू की पढ़ाई कैसे करनी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आते जाइए, पढ़ते जाइए। टेलीग्राम ग्रुप को आज ही एग्जिट ना करें, आप कंटिन्यू उसमें स्टडी करते रहें। और मैं ये बोलता हूँ, जैसे कई लोगों की आदत क्या होती है, वो प्रमोशन के बाद ग्रुप को एग्जिट कर देते हैं। भैया ऐसा भी मत करना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आपका कोई दोस्त जिसका अनफॉर्चुनेटली इस साल रह जाएगा उसके लिए आप बहुत बड़े गुरु की तरह काम करेंगे, क्योंकि इस साल आपकी भी किसी ने मदद की है। तो अब आती है अपने टेक्निकल क्वेश्चंस पर। टेक्निकल क्वेश्चंस के किसका क्या आंसर है, बहुत देर से आप लोगों को इस चीज़ का वेट था, तो चलिए उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है फायर की।
फायर में क्या था, क्वेश्चन था FEA डिस्काउंट इन हैंड अप्लायंसेस एंड हाइड्रेंट सिस्टम। हाइड्रेंट सिस्टम और हैंड अप्लायंसेस में डिस्काउंट कितना दिया जा सकता था, 5%। इसमें कई ऑप्शन थे, 2.5, 7.5, बट जो करेक्ट आंसर था वो था 5%। नेक्स्ट था विच इज नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस के प्रिंसिपल हमने आपको स्टडी मटेरियल में दिए, लास्ट जो रिवीजन वीडियो थे उसमें भी डिस्कस किए थे अपने। सब्रोगेशन, इंडेमनिटी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कंट्रीब्यूशन एंड प्रोक्सीमेट क्लोज, ये जो थे ये अपने वो थे प्रिंसिपल थे। आर्बिट्रेशन अपना प्रिंसिपल नहीं था, तो इसका आंसर होगा आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट सब्रोगेशन पे एक सवाल आया था कि रिकवरी राइट्स कौन से प्रिंसिपल में होते हैं। रिकवरी राइट्स होते हैं हमारे सब्रोगेशन प्रिंसिपल में। अब था लॉस ऑन डैमेज मशीन एंड इक्विपमेंट इज डिटरमाइंड बाई। मशीन और इक्विपमेंट के लिए हमने क्या कहा था, सम इंश्योर्ड होता है रिप्लेसमेंट वैल्यू पे, ओनली स्टॉक के लिए हम लोग लेते थे मार्केट वैल्यू पे। तो अभी क्या हमें इस सवाल के ऑप्शंस का नहीं पता है, बट जो लॉस असेस होता है वो अपना हमेशा रिप्लेसमेंट वैल्यू पर ही होता है। नेक्स्ट सवाल था अपना इफ इंश्योर्ड ऑप्ट्स फॉर वेरिएशन इन सम इंश्योर्ड। अब आपको ये पता है ना कि आप यदि पॉलिसी में कुछ भी चेंज कराते हो तो उस केस में क्या होता है, फॉर एनी चेंज वी नीड अ एंडोर्समेंट। तो इसका सही आंसर था एंडोर्समेंट। इफ इंश्योर्ड ऑप्ट्स फॉर वेरिएशन इन सम इंश्योर्ड, यानी वो उसको वेरिएशन का मतलब है कम भी करवा सकता है, ज्यादा भी करवा सकता है। तो चेंजेस कैन बी मेड बाय वे ऑफ एंडोर्समेंट। अब जिन्होंने गलत किया उन्होंने क्या किया, उन्होंने टिक किया था ऑप्शन पे डिक्लेरेशन पे। डिक्लेरेशन वेरिएशन के लिए नहीं होता, डिक्लेरेशन आपने कितना यूज किया है वो बताने के लिए होता है। वेरिएशन के लिए यूज किया जाता है एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट था इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव इफेक्ट ऑन लिविंग द क्वेश्चन ऑफ अल्टीमेट लायबिलिटी अंडर फायर पॉलिसी। अल्टीमेट लायबिलिटी फायर पॉलिसी में इसके लिए अपना एक वर्ड होता है विदाउट प्रेजुडिस, यानी कि भैया जो सारी जब चीजें कंडीशन फॉलो होंगी तो ये आपका क्लेम पे होगा। ये विदाउट प्रेजुडिस हम लोग हर जो भी हम कस्टमर को लेटर लिखते हैं उसके ऊपर लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि इस लेटर का मतलब क्लेम की गारंटी नहीं है। ये चीज इसलिए होती है कि अल्टीमेट लायबिलिटी पे सवाल हमेशा छोड़ती है। तो इसका आंसर था विदाउट प्रेजुडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑल रिस्क हैविंग अ PML। PML यानी प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस ग्रेटर देन 25 करोड़। 25 करोड़ से ज्यादा जो थे उनके लिए क्या होता है, लिस्टेड रिस्क। अपनी बुक में ये 26 करोड़ दिया हुआ है, बट मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि वहां पे ऑप्शन जो था वो 25 करोड़ से ग्रेटर देन था, या 26, यदि 26 करोड़ से आपका ग्रेटर देन है तो आपका आंसर 26 करोड़ था। बट मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि वहां पे 26 नहीं, ऑप्शन में 25 दिया हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है 25। यदि 26 था तो आंसर 26 ही है, बट 26 नहीं था तो आंसर विल बी 25, बिकॉज बाकी के जो आंसर्स थे वो इससे रिलेटेड नहीं थे, वो 5, 10, 15 करोड़ के ऑप्शंस थे। नेक्स्ट है अपना रिफंड ऑफ प्रीमियम ऑन एडजस्टमेंट कैंसिलेशन विल नॉट एक्सीड। ये सवाल था कि भाई कैंसिलेशन और एडजस्टमेंट पे जो प्रीमियम है वो कितने से ज़्यादा नहीं होगा। अब इसमें हमें जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा उन्होंने ये नहीं बताया कि सवाल में क्या दिया हुआ था। डिक्लेरेशन पॉलिसी दी हुई थी तो आपका करेक्ट आंसर था 50%। यदि वहां पे फ्लोटेड डिक्लेरेशन पॉलिसी दी हुई थी तो आंसर वाज 20%, बिकॉज यहाँ से हमें रिफंड पूछा है ना कि चार्ज पूछा है। ऑप्शन थे शायद हमारे 20, 50, 70 एंड 80। तो यहाँ पे 80 फ्लोटेड डिक्लेरेशन में रिटेंशन होता है, जबकि 50 इसमें, 20 इसमें रिफंड होता है, जबकि ओनली डिक्लेरेशन में हम रिफंड कर सकते हैं 50% तक। तो यदि डिक्लेरेशन पॉलिसी थी तो आंसर वाज 50%, यदि फ्लोटेड डिक्लेरेशन थी तो आंसर वाज 20%। नेक्स्ट है शीडिंग इंश्योरर इज बाउंड एंड री इंश्योरर इज बाउंड टू एक्सेप्ट। यानी जो शीडिंग इंश्योरर था, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तो उसको तो शीड करना पड़ेगा, यानी री इंश्योर कराना पड़ेगा, और री इंश्योरेंस को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये किस में होता है, ट्रीटी में। बट ट्रीटी में यहाँ पे क्या पूछा, फिक्स परसेंटेज। फिक्स परसेंटेज कौन सी में होता है, कोटा शेयर में, क्योंकि सरप्लस में क्या होती है, लाइन होती है। तो फिक्स परसेंटेज वाले का आंसर था अपना कोटा शेयर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक सवाल पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज इन जोन 4 ऑफ EQ। EQ की 4 जोन में कौन सा सिटी है। उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें से जो पूरी उड़ीसा वाला ऑप्शन था वो अपना जोन 4 में आता है। नेक्स्ट था ऑन क्लेम इंटीमेशन। क्लेम इंटीमेशन पे क्या था कि कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। उसमें एक ऑप्शन था कि भाई पॉलिसी वैलिड होनी चाहिए, पॉलिसी में वो वाला पार्ट कवर होना चाहिए, ऐसे ऑप्शन थे। बट एक ऑप्शन था रिलेटेड टू थर्ड पार्टी, कुछ थर्ड पार्टी करके ऑप्शन था, वो वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि ये वाली चीज क्लेम इंटीमेशन के टाइम पे आपको नहीं चाहिए होती है। एक सवाल था सीवियरिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन, यानी स्पॉन्टेनियस कंबशन की सीवियरिटी सबसे कम किस में होती है। ये जो तीनों थे रेक्स, कॉटन ऑयल एंड केमिकल्स, ये थे कैटेगरी 3 में, जबकि जो अपना सोयाबीन ऑयल था वो था कैटेगरी 2 में।
तो सोयाबीन ऑयल की जो स्पॉन्टेनियस की जो रिस्क थी, सिवियरिटी, वो सबसे लेस है, तो इसका आंसर था सोयाबीन। नेक्स्ट था मार्जिन ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, उसको क्या बोला जाता है? अब हमने पढ़ा था कि नेट प्रॉफिट क्या होता था कि जितना भी उसने कमाया उसमें से इनकम में से एक्सपेंसेस निकाल दो तो वो क्या बचता था? अपना नेट प्रॉफिट। ये हमने एलओपी पॉलिसी में डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था अंडर विच सेक्शन रेट्स आर प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स फॉर स्टोरेज, यानी जो स्टोरेज गोडाउन था उससे रिलेटेड क्वेश्चन था जिसका आंसर था सेक्शन 6 स्टोरेज रिस्क। अब आप यहीं से इसको इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे नाम स्टोरेज था, यहाँ पे स्टोरेज था। इसके साथ में जो टैंक्स फार्म वाले सेक्शन 5, सेक्शन 4, सेक्शन 3 ये इसके साथ ऑप्शन दिए हुए थे, तो ये बहुत ही इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में था। नेक्स्ट था व्हाट इज रिक्वायर्ड एज सम इंश्योर्ड। रिक्वायर्ड एज सम इंश्योर्ड क्या था कि इसके अंदर कि सम इंश्योर्ड क्या होना चाहिए, इसके ऑप्शंस हमें अभी ध्यान नहीं है। सम इंश्योर्ड के लिए हमें क्या डिसाइड करना पड़ता है कि वो मार्केट वैल्यू पे होता है या फिर रीस्टेटमेंट वैल्यू पे होता है। इससे जो रिलेटेड ऑप्शन था वो इसका था करेक्ट आंसर। नेक्स्ट था रीस्टेटमेंट ऑफ प्रीमियम इज अंडर विच पॉलिसी कंडीशन, यानी जो रीस्टेटमेंट था सम इंश्योर्ड का आफ्टर लॉस वो किस में होता है? वो होता है अपनी पॉलिसी कंडीशन नंबर 9 में। जो नेक्स्ट सेक्शन हमें स्टूडेंट्स ने भेजा वो था सेक्शन 7 में टैंक्स के लिए रेट क्या है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं बताया कि टैंक्स 2 टाइप के थे, कौन से वाले टैंक्स के रेट पूछी गई थी। तो यदि वहाँ पे क्वेश्चन में आपके दिया हुआ था कि लिक्विड जो उस टैंक में है उसका यदि 32 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर पे वो अफ्लेश यानी आग लग जाती है, तो उस केस में उसका जो प्रीमियम थी वो थी 3.5 रुपये पर मिले, जबकि जिनका मोर देन 32 डिग्री था तो उस केस में क्या होगा कि उसकी जो रेट थी वो थी 2 रुपये। अब आपके सवाल में जो ऑप्शंस थे वो भी हमें नहीं पता है, प्लस क्वेश्चन में हमें ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई कि जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर फ्लैशिंग पॉइंट हमें कितना दिया हुआ था। तो हमने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन का आइडिया है तो आप इजीली इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि 32 डिग्री से कम दिया हुआ था तो रेट थी 3.5, जबकि यदि ये दिया हुआ था अदर दिया हुआ था अदर देन 32 डिग्री या मोर देन 32 डिग्री तो उसमें आपकी रेट थी 2 रुपये। नेक्स्ट सवाल था हाउ इज लॉस ऑफ यूनिक आर्ट वर्क असेस्ड। अब हमने आपको बताया था यूनिक आर्ट वर्क के लिए कौन सी पॉलिसी होती है? वैल्यू पॉलिसी। वैल्यू पॉलिसी किसके बेसिस पे होती थी? वैल्यूएशन पे। तो जो उसका जो लॉस है वो भी किसके बेसिस पे होगा? वैल्यूएशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज नॉट द मेथड ऑफ इंश्योरिंग वेजेस। ये था एलओपी पॉलिसी में कि एलओपी पॉलिसी में वेजेस को हम कैसे इंश्योर नहीं कर सकते। उसमें जो ऑप्शन थे वो ड्यूल बेसिस, फुल बेसिस। उसमें जो टेरिफ मेथड है ये आज तक हमने ये वर्ड कहीं नहीं देखा, तो ये उसमें ओड वन आउट था, यानी जो बचे हुए तीनों मेथड थे ड्यूल मेथड, फुल मेथड एंड एक और ऑप्शन था वो अपने इसमें उन पे हम लोग कर सकते हैं, बट टेरिफ मेथड पे उसको वेजेस को इंश्योर नहीं किया जाता। उसके नेक्स्ट सवाल क्या था? द फुल सम इंश्योर्ड हैज टू बी मेंटेन थ्रू आउट द करेंसी ऑफ द पॉलिसी। जो सम इंश्योर्ड था उसको फुल मेंटेन करना है, वो किसके तहत होता है? कंडीशन नंबर 15 ऑफ द पॉलिसी। यानी कि आफ्टर लॉस, यदि लॉस के बाद में यदि जो सम इंश्योर्ड है उसको वापस रीइंस्टेट किया जाता है वो किसके अंदर होता है? कंडीशन नंबर 15 पॉलिसी में। एक था प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन आर कोरिलेटेड टू, यानी ये किसको फॉलो करते हैं या किसके दोस्त हैं। अब जब इंडेमनिटी यदि हम लोग उसको लॉस पे करेंगे तभी तो हमारा सब्रोगेशन और कंट्रीब्यूशन की कहानी आएगी। यदि हमने लॉस को एडमिट नहीं किया तो ना तो हमें कोई सब्रोगेशन मिलेगा ना ही हम लोग किसी कंट्रीब्यूशन में भाग लेंगे। तो इसमें क्या था आंसर? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि इंडेमनिटी के बाद ही सब्रोगेशन और प्रिंसिपल आता है। मैंने स्टूडेंट से कई से सुना कि ये वाला जो क्वेश्चन था वो अपने मरीन में भी था और फायर में भी था। नेक्स्ट था स्टॉक्स विच आर सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन। स्टॉक्स जिनके लिए जो फ्लक्चुएशन है वो फ्रीक्वेंट होता है, यानी जिनकी वैल्यू अपने आप पता नहीं होती कि भाई मेरे पास यहाँ पे इसके अंदर सम इंश्योर्ड 10 करोड़ रहेगा या 12 करोड़ रहेगा, तो उसके लिए हम लोग कौन सी पॉलिसी लेते हैं? डिक्लेरेशन पॉलिसी। ये वाला डिक्लेरेशन पॉलिसी में भी जैसे मैंने कहा था कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन आने वाला है अपने यहाँ पेपर में, 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमें जो 25-30 क्वेश्चन मिले हैं उनमें कंफर्म हो चुके हैं। नेक्स्ट था रिटेल शॉप एंड फैक्ट्री बिल्डिंग्स कैसी रिस्क होती है? उसमें था हाई रिस्क, मॉडरेट हजार्ड। तो ये होते हैं अपने मॉडरेट हजार्ड्स में होते हैं। ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को मिले हैं जो स्टूडेंट्स हैं, हमने देखा इनमें से मोस्टली 97-98% तो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि जो आपकी ट्रिपल-आई की बुक है उसमें से एग्जैक्टली लाइन को उठा के दिया है। हमने ट्रिपल-आई की बुक आपको पूरी पढ़ने में पूरी याद नहीं रहती, तो हमने क्या किया कि जो इंपॉर्टेंट लाइन्स थी उन सबको हमने बना दिया आपके लिए वन लाइनर। तो आप यदि आज अपना वन लाइनर उठा के देखो तो आपको ये वाला वीडियो देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी।
लगेगी, बिकॉज वन लाइनर में सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल रहे हैं, बिकॉज एग्जैक्टली सीधी वहां से जैसा हो कि कॉपी पेस्ट एग्जाम वालों ने आपके लिए कर दिया हो। नेक्स्ट सवाल और था कि पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर बकेट एंड इंटरनल होज रील्स जो फायर की अर्ली स्टेज में होती हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। जैसे इसमें कई थे, स्पेशल एक्सटिंग्विशर्स, केमिकल एक्सटिंग्विशर्स। सबसे पहला ऑप्शन था शायद फर्स्ट एड अप्लायंसेस, यानी कि जो सबसे पहले जो आते हैं उनको बोलते हैं फर्स्ट एड अप्लायंसेस। जो पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर बकेट और इंटरनल होज थे उनके लिए ये वर्ड यूज किया गया था। नेक्स्ट है अपना हैंड अप्लायंसेस एंड हाइड्रेंट सिस्टम के लिए कितना डिस्काउंट है, 5%। ये शायद सवाल स्टूडेंट्स ने 2 बार भेज दिया एंड बाई आवर मिस्टेक ये हमने 2 बार लिख दिया। साथ ही साथ ये वाला सवाल भी हमने 2 बार रख दिया। इसमें क्या था, रेट्स आर प्रोवाइडेड इन द सेक्शन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स स्टोर्ड इन गोडाउन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था भैया, जब स्टोर्ड का नाम आ गया तो अपने आप स्टोरेज रिस्क सेक्शन 6 इसमें आ जाएगा। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं मैरीन की। मैरीन में सवाल था हल इंश्योरेंस डज नॉट डील विद। हल इंश्योरेंस किससे डील नहीं करता, कार्गो से, बिकॉज हल इंश्योरेंस करता है जो शिप की बॉडी होती है उससे। इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया, ये था जो अपने नेशनलाइजेशन से पहले जो मरीन के लिए जो थी उसका आंसर था 107 की। नेशनलाइजेशन से पहले कितनी कंपनीज थी जो इसको मेरीन इंश्योरेंस को इंडिया में डील करती थी। क्वेश्चन था द फाइट अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ मेरीटाइम क्राइम्स, माल प्रैक्टिसेस एंड ऑल कम्बेटिंग मेरीटाइम फ्रॉड्स। ये मेरीटाइम फ्रॉड्स और इससे रिलेटेड था। इसका आंसर था IMB, इंटरनेशनल मेरीटाइम ब्यूरो। नेक्स्ट था वारंटी कि जो अपना मेरीन एक्ट 1963 है उसके कौन से सेक्शन में वारंटीज आती हैं। तो वारंटी थी सेक्शन 35 से लेकर सेक्शन 43 तक। इम्प्लाइड वारंटी क्या होती है, इम्प्लाइड वारंटी होती है वारंटी ऑफ सीवर्दीनेस। ये मैंने आपको बताया था जो जहाज है वो एटलीस्ट सीवर्दीनेस तो होना चाहिए। नेक्स्ट अपने जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्या थे कि वन विच कैन बी ब्रोट टू एन एंड ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ इंश्योरेंस बाय द अकरेंस ऑफ सम इवेंट अदर देन मेरीटाइम पेरिल्स। ये बिल्कुल डायरेक्टली दिया हुआ था कि जो मेरीटाइम पेरिल्स है यानी उनके अलावा यदि किसी वजह से जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उसको यदि वो करते हैं एंड करते हैं तो वो क्या बोला जाता है उसको डिफिजिबल इंटरेस्ट। ये आपको डायरेक्ट ऑप्शन था और ये अपनी जो वन लाइनर्स थे उसमें हमने इसको हाईलाइट करके डिफिजिबल इंटरेस्ट को हमने डायरेक्ट करके उसके आगे यूं लिखा हुआ था। नेक्स्ट आपने सब्रोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन आर कोरोली ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये मैंने आपसे कहा था कि ये मरीन में भी ये क्वेश्चन आया और फायर में भी ये वाला क्वेश्चन आया, ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया है। नेक्स्ट है कि जो इफिशिएंट कोज दैट सेट्स इन मोशन ट्रेन ऑफ इवेंट्स, यानी कि एक इवेंट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, जिससे कि अपने इसको क्या बोलते थे प्रोक्सीमेट कोज। ये वाला क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया था। यानी पेपर इन क्वेश्चन को देख के क्या लगता है पेपर बहुत इजी था। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने यदि महाकम्बो, वन लाइनर्स और लास्ट के रिविजन वीडियोस ये सब जिसने कवर किए हैं वो इजीली 95 तो फाड़ ही देगा। नेक्स्ट है जो कैरियर जो मोस्टली बल्क कार्गो को कहते हैं बट जिनका सीजन में चलते हैं, जिनके लिए कि मतलब स्पेशल भाड़ा दिया जाता है, तो ये वाले होते हैं ट्रैम्प। अपने 2 टाइप के होते थे जो बात की थी। लाइनर क्या कहते हैं जो अपनी राजधानी जैसे होते हैं फिक्स टाइम के लिए रुकते थे, और ट्रैम्प क्या होते थे अपनी जो मालगाड़ी है उस जैसे होते थे जिनकी कि जहां पे भाड़ा मिला वहीं से चल गए, बाकी वो रुक के खड़े रहते थे। पैक्ड इन बेल्स, हमने ये बताया था कि जो बेल्स के लिए है वो अपना पिकिंग क्लोज लगता है। पिकिंग क्लोज में क्या था कि कॉटन और वूल के जो बेल्स थे उनमें जो अपना ऊपर का पार्ट है उसको अपने रिमूव कर देते। तो अपने बेल्स के बारे में खूब बात हुई थी क्लोजेज इन पॉलिसी में। इस पर डायरेक्ट सवाल आया था कि बेल्स में किस किस को पैक किया जा सकता है, तो कॉटन एंड वूल को बेल्स में पैक किया जा सकता है। नेक्स्ट था अपना कि पासिंग ऑफ रिस्क की भाई रिस्क कब ट्रांसफर होगी, सेलर की कब तक रिस्क रहेगी, बायर की कब तक रिस्क रहेगी, ये कौन डिफाइन करते हैं, इनको टर्म्स। हमने बात की थी इन डेप्थ की 11 इनको टर्म्स होते हैं, कौन से टर्म्स में क्या क्या होता है, इस पे सवाल सीधे आया था। व्हेन द अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इज 25 पैसे, यदि जब अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी है वो 25 पैसे कौन से केस में लगता था, जब जो हमारा सम इंश्योर्ड है वो 5000 या उससे कम होता था। ये इसका आंसर सीधा था। आप ध्यान रखना कि जो स्टैम्प ड्यूटी 25 पैसे थी उसमें 5000 और लेस था। यदि किसी ने उसमें आंसर 5000 और मोर किया है तो वो गलत है, 5000 और लेस इसका आंसर था। नेक्स्ट स्ट्राइक क्लोज कवर। स्ट्राइक क्लोज में क्या क्या होते थे,
स्ट्राइक क्लोज में हम लोग स्ट्राइक्स को, राइट्स को, लेबर डिस्टर्बेंसेस को कवर करते थे, यानी इसके कवरेज पे एक क्वेश्चन आया था। एक आया था हमने पेयर और सेट क्लोज पे। यदि आप लोग कमेंट में यदि क्वेश्चन हमें बता देंगे तो वी विल आंसर इट। हमें केवल क्वेश्चन इतना मिला है कि पेयर एंड सेट क्लोज क्या था। पेयर एंड सेट क्लोज बेसिकली क्या था कि आपके मान लो कानों के 2 झुमके हैं, इनमें से यदि एक झुमका खो गया तो दूसरा काम का नहीं है, बट हम क्लेम के टाइम पे केवल एक झुमके का ही आपको क्लेम देंगे। दिस वाज अबाउट पेयर एंड सेट क्लोज। उसके बाद था लिक्विड कार्गो, जिनमें कैरियर्स, जो लिक्विड कार्गो के बल्क कैरियर्स होते हैं, उनका इंश्योरेंस कितने टाइम तक किया जाता है? 10 साल तक। सबसे ज्यादा किसका इंश्योरेंस किया जाता है? लाइनर्स का। लाइनर्स को हम लोग 25 साल के बाद भी बीमे कर देते हैं, बट जो लिक्विड बल्क कैरियर थे उनके हम लोग 10 साल तक इंश्योरेंस करते हैं। टाइप 4 पॉलिसीज जो क्यूरिंग हाउस से चालू होती थी, उसमें कितने दिन का स्टोरेज रिस्क होता था? ये अपने कॉफी की पॉलिसी के बारे में आया था। तो जो टाइप 4 पॉलिसी थी उसमें जो अपना स्टोरेज रिस्क होती थी वो 60 डेज के लिए स्टोरेज रिस्क कवर होती थी। जो रबर एस्टेट का क्लोज था उस पर भी क्वेश्चन आया। रबर एस्टेट के क्लोज में क्या था कि जो क्लेम सेटलमेंट है वो किस पे होता है? मार्केट वैल्यू लेस इनकर्ड एक्सपेंसेस, यानी जो रबर की जो मार्केट वैल्यू उसमें से आपने कितने एक्सपेंसेस अभी तक नहीं किए हैं वो एक्सपेंसेस माइनस करके उसका क्लेम सेटलमेंट होता है। नेक्स्ट था कवर स्पेसिफिक ट्रांजिट पॉलिसीज, यानी किसी स्पेसिफिक ट्रांजिट के लिए कोई पॉलिसी दी जाती थी तो वो कौन सी पॉलिसी होती थी? स्पेसिफिक वॉइस पॉलिसी, यानी सिंगल ट्रांजिट पॉलिसी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए अपना ऑप्शन था स्पेसिफिक वॉइस पॉलिसी। उसके बाद एवरी फ्लीट एक वेसल से स्टार्ट होती है और पीरियड के बाद में उसके बाद खूब सारी वेसल हो जाती हैं। जब वो स्टार्ट में जब उसके लिए रेटिंग की जाती है इंडिविजुअली, तो जो इंडिविजुअली रेटिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल रेटिंग। अब अपना जो ऑप्शन था वो था इस क्वेश्चन में इनिशियल रेटिंग की। स्टार्ट में आप रेटिंग किस पे करते हैं? बैंकर्स किस चीज का यूज करते हैं? लायोड्स की शिपिंग इंडेक्स का। ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया हुआ था। SSRI पे क्वेश्चन था स्पेशल स्टोरेज रिस्क इंश्योरेंस में लायबिलिटी एनी लोकेशन पे कितनी होती है? 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर, यानी मान लो आपका यहाँ पे यदि सम इंश्योर्ड 1 करोड़ था तो लायबिलिटी कितनी होगी? 10 लाख। जबकि यदि अब यहाँ पे सम इंश्योर्ड 100 करोड़ है तो यहाँ पे 10% से तो होती 10 करोड़, बट मैक्सिमम कितनी होगी? 1 करोड़ ओनली। इसके बाद था एवरी रॉन्गफुल एक्ट विलफुली बाई मास्टर, और जो क्रू वगैरह के द्वारा जो भी विलफुल एक्ट जो किए जाते थे उनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता है बार्टरी। बार्टरी की डेफिनेशन थी, बार्टरी किस में कवर होती है? हाल में सेक्शन 6.2 में बार्टरी को कवर किया जाता है। पॉलिसी में 2 टाइप के एक्सेस ऑफ लॉस कवर्स होते हैं। कौन से होते हैं? एक होते हैं वर्किंग कवर्स, एक होते हैं कैटास्ट्रोफिक कवर्स। ये क्वेश्चन था अपना री इंश्योरेंस पे कि एक्सेस ऑफ लॉस कवर 2 टाइप के कौन से होते हैं? एक था अपना वर्किंग कवर, कैटास्ट्रोफिक कवर। सेक्शन 9 के बारे में सवाल था कि मेरीन इंश्योरेंस के कौन से सेक्शन में इंश्योरेबल इंटरेस्ट आता है, तो उसका आंसर था अपना सेक्शन 9। उसके बाद बात करते हैं कुछ मिसलेनियस की। मिसलेनियस में सबसे एक सवाल था कि डेड बॉडी के केसेस के लिए कितना पैसा मिलता है? डेड बॉडी की केसेस के लिए हमें मिलते हैं 2% ऑफ कैपिटल सम इंश्योर्ड। मैक्सिमम हमें कितने रुपए मिलते हैं? 2500 रुपए, यानी 2500 से ज्यादा डेड बॉडी केसेस के लिए नहीं मिलते हैं। एजुकेशन एक्सपेंसेस कितने मिलते थे? 10,000 रुपए यदि 2 चिल्ड्रन है और 5,000 रुपए यदि सिंगल चिल्ड्रन है। कि मिनिमम एज लिमिट क्या थी पॉलिसी लेने के लिए? 5 साल। पीए पॉलिसी के लिए मैक्सिमम एज कितनी थी? 70 ईयर्स। इस पे भी एक क्वेश्चन था। मोटर में था कि चैप्टर जो 10 है वो किस चीज को डील करता है? नो फॉल्ट लायबिलिटी को। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था कि मैक्सिमम डिस्काउंट, जनता पीए पॉलिसी में मैक्सिमम डिस्काउंट कितना था? 20%। हमने इसकी टेबल बना के बताया था कि 1 साल के लिए नील, 2 के लिए 5, 3 के लिए 10, 4 के लिए 15 और 5 के लिए 20%। राजेश्वरी महिला कल्याण योजना, राजेश्वरी महिला कल्याण योजना के बारे में बात हुई थी कि इसमें परमानेंट टोटल डिसेबल्ड यानी पीटीडी में कितना मिलता था? 25,000 रुपया। नेक्स्ट है कि फैमिली डिस्काउंट हेल्थ पॉलिसी में कितना मिलता था? 10%। साथ ही साथ क्यूमुलेटिव बोनस भी फैमिली मेडिकल पॉलिसी में मिलता था। हेल्थ पॉलिसी में क्या कवर नहीं था? नेचुरोथेरेपी, उसके एक्सक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन था। ओवरसीज पॉलिसी में 5 साल के लिए कितना, जब तक आपकी ओनरशिप का प्रूफ नहीं आता तब तक आप मैक्सिमम $100 तक का क्लेम कर सकते हो। जो $50,000 की थी वो विदेश यात्रा मित्र के कौन से प्लान में है? वो प्लान ए में है। सेक्शन 378 डिफाइंस एज लॉ ऑफ डिसऑनेस्टी, यानी 378 में जो डिसऑनेस्टी में यदि आप कोई चीज चुरा के ले गए तो उसके लिए क्या था अपना आंसर? थेफ्ट। उसके अलावा
ये वाला क्वेश्चन शायद मैरिन में था, बट स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि ऐसा मिसलेनियस में क्वेश्चन था कि पॉलिसी डज नॉट पे फॉर मोर देन द वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्ट लॉस्ट। पेयर एंड सेट क्लोज में किसी मैंने जैसा आपको बताया था झुमके में से केवल एक ही झुमके का पैसा देगी, दोनों का पैसा नहीं देगी। उसके बाद क्या था, एक्सक्लूजन इन मनी इंश्योरेंस। मनी इंश्योरेंस में एक्सक्लूजन पूछे गए थे, तो एक्सक्लूजन क्या है उसका, शॉर्टेज ड्यू टू एरर और एमिशन, यानी आपकी किसी गलती की वजह से या कोई कमी आ रही है पैसे में। मान लो आपने नोट गिनने में 100 वाली गड्डी में आपने 99 नोट को ही 100 कर दिया, तो वो मनी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं था। मनी इंश्योरेंस पॉलिसी में रेटिंग किसके बेसिस पे होती है, जो प्रीमियम है वो किस पे होती थी, जो अपना एनुअल टर्नओवर था उस पे पर मिले की रेट चार्ज की जाती थी, जिसको कि अपने पॉलिसी के एंड में अपने एडजस्ट कर देते थे। कम होती तो उसे रिफंड देते थे, ज्यादा होती तो कस्टमर हमें पैसा दे देता था। प्रपोजल फॉर मनी इंश्योरेंस में उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाती, उसमें एड्रेस और बिजनेस पूछा जाता है, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस पूछा जाता है, लिमिट इन एनी वन क्लेम एंड एनी वन ईयर दोनों पूछे जाते हैं। बट हेल्थ ऑफ द प्रपोजल की हेल्थ अपनी इस पॉलिसी में नहीं पूछी जाती। प्रपोजल की हेल्थ पूछी जाती है हेल्थ पॉलिसी एंड पीए पॉलिसी में। बैंकर्स इंडेमनिटी पॉलिसी में एक्सेस कितना है, एक्सेस होता है उसमें 25% ऑफ ईच लॉस या फिर 2% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड, दोनों में से जो भी हाई है। मान लो यदि आपने पॉलिसी 10 लाख की ली हुई है तो आपका 2% कितना होगा, 20,000। तो उस केस में क्या होगा, 25% ऑफ द क्लेस अमाउंट। मान लो यदि आपका जो लॉस है वो 1 लाख का हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, 25,000 रुपये हो गए। तो जो एक्सेस है वो कितना होगा, 25,000 रुपये, बट मैक्सिमम कितना लगता है, 50,000 रुपये। ये हमने आपको कंडीशन बता दी है, हमें इसके ऑप्शंस नहीं पता थे कि इसमें किस टाइप से सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट था स्पोर्ट्स इंश्योरेंस पे, ताकि जो लिमिट ऑफ लाइबिलिटी है वो कितनी थी, तो उसमें लिमिट ऑफ लाइबिलिटी होती है 5,000 रुपये। स्पेशल कंटीजेंसी पॉलिसी में क्या कवर नहीं है, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस कवर नहीं है, डेप्रिसिएशन कवर नहीं है, वेयर एंड टियर कवर नहीं है और मैकेनिकल ब्रेकडाउन कवर नहीं है। हमें इन ऑप्शन से डाउट हो रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक थी कि यार स्पेशल कंटीजेंसी पॉलिसी में यहाँ पे जो मिक्सअप हो गया है इन ऑप्शन से, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग था जो मिसिंग है। यदि आपको क्वेश्चन एग्जैक्ट पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे बताइए, वी विल आंसर इट देयर। नेक्स्ट था कि स्टड बुल्स जो है काऊ बफेलो स्पेसीज, उनको हम किस एज में इंश्योर कर सकते हैं, उन्हें हम 3 साल से लेके 8 साल तक इंश्योर कर सकते हैं। सर्कस के लिए जो एनिमल सर्कस में यूज होते हैं उनके लिए प्रीमियम रेट क्या थी, 7.5%। बेटेवलाइन के लिए रेट कितनी होती है, 10%। ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे गए थे। अब जो वेरी पुअर फैमिलीज थी उनकी क्या डेफिनेशन थी, जिनकी जो इनकम है वो लेस देन 4800 रुपये है, उनको वेरी पुअर फैमिलीज में कहा गया था। एक फिक्स परसेंटेज जीआईसी को हर रिस्क का हमें देना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी सीजेशन। अब इसमें ऑप्शन क्या थे, यदि आपसे सीजेशन की डेफिनेशन पूछी गई तो आप इसका आंसर था स्टैट्यूटरी सीजेशन। यदि परसेंटेज पूछा गया तो आंसर था 10%। नेक्स्ट था नॉन प्रोपोर्शनल कौन सी री इंश्योरेंस होती है, तो नॉन प्रोपोर्शनल होती है एक्सेस ऑफ लॉस इंश्योरेंस नॉन प्रोपोर्शनल होती है। अब यदि हर रिस्क को सेपरेटली और इंडिविजुअली री इंश्योर कराया जाए तो उसको क्या बोला जाता है, फैकल्टेटिव इंश्योरेंस। तो ये तो अपनी बात थी उन क्वेश्चंस की जो कि हमें पता था, उनके आंसर्स हमने आपको बताए। एटलीस्ट शायद हम लोगों ने आपको यहाँ पे 70 के आसपास क्वेश्चंस बता दिए हैं। आप 100 अटेम्प्ट करके आए थे, उनमें से 70 का आपको आइडिया क्लियर लग चुका है। बाकी मुझे लगता है 30 सवाल ऐसे होंगे जो किसी को याद क्यों नहीं है, बिकॉज दे वर द इजीएस्ट। जैसे कि शायद एक सवाल ये भी था कि ड्वेलिंग में अपना एक्सेस कितना करता है, ड्वेलिंग में एक्सेस होता है नील, बट ये इजी क्वेश्चंस थे तो इजी क्वेश्चंस कोई भी डिस्कस नहीं करता। तो जो भी आप लोगों ने जो डिस्कशन थे क्वेश्चंस के, जहां से जितने सवाल हमें मिले वो सब सवाल हमने यहाँ पे कवर किए हैं। यदि आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क। साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए ढिलाई ना दें, आप रोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे आएँ, वहाँ पे करंट अफेयर्स का रोज़ सेशन होता है, लाइव सेशन लें, बिकॉज आपके इंटरव्यू में टेक्निकल कम और आपकी पर्सनल लाइफ इन सब चीज़ों से, प्लस जो करंट अफेयर जो देश दुनिया में क्या चल रहा है, किसान आंदोलन में क्या हो रहा है, बजट में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और बजट का तो आज हमने आपको समरी दे दी, हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी आ गया है, आप उसको मस्ट देखिए। बजट पे आपको सवाल आने वाला है। इंटरव्यू में आपसे 2 सवाल तो पक्के पूछे जाएंगे, भाई LIC का IPO कब आ रहा है, FDI क्या होता है, अब तक इंश्योरेंस में FDI कितना होता था, अब कितना होगा, ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। इंटरव्यू में कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि टैंक फार्म के लिए
कितनी रेट लगती है या ड्वेलिंग के लिए कितनी रेट लगती है। दे विल चेक योर कॉन्फिडेंस, सो बी कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप इंटरव्यू डेट तक कंटिन्यू चीजें फॉलो करते रहेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि भैया मेरे तो 160 प्लस आ रहे हैं, आज से मैं तो बिल्कुल मिठाई बांट के सो जाता हूं। आप ऐसा मत कीजिए। यदि अब आप सो जाएंगे, अब मुश्किल से इंटरव्यू 20-25 दिन में जब भी होते हैं, एक महीने में, उस तक आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। डेली आइए, फॉलो कीजिए, एंड आपकी कोई भी डाउट हो वो हमसे फील फ्री पूछिए, अपने फ्रेंड से पूछिए। हमने देखा है टेलीग्राम ग्रुप में हमसे ज़्यादा तो आप एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।